हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 5 अक्टूबर 2023 की प्रमुख समाचारों में जो समाचार पत्रों में जो समाचार है उनको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आज 5 अक्टूबर है तो आज वर्ल्ड टीचर डे या इंटरनेशनल टीचर डे भी मनाया जाता है। तो मैं आप लोगों सबके तरफ से खुद को बधाई देता हूं और आप सब लोगों को भी बधाई देता हूं। भारतीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को था, लेकिन ये जो है वर्ल्ड टीचर्स डे आज मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए आज के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। तो पहला ही न्यूज़ एक प्राकृतिक आपदा के रूप में है। द हिंदू में फ्रंट पेज पे है, सभी समाचारों पत्रों में है कि सिक्किम में तीस्ता नदी में भयानक बाढ़ आई है, जिसके पीछे का कारण है कि सिक्किम में एक 17,000 फीट की ऊंचाई पे एक जो हिमनद था, हिमनद जनित कह सकते हैं हिमानी ग्लेशियर झील, हिमनद झील थी, उसके फटने के कारण बहुत भयानक बाढ़ आई है, जिसमें 10 लोगों की जान जा चुकी है, ऐसा है, और कई सारे लोग जिसमें से 23 भारतीय जवान भी लापता है। ठीक है, तो ये इसको समझेंगे कि ये क्या मामला है, कैसे मामला है। भारत का हिमालयी क्षेत्र या पूरा हिमालयी क्षेत्र हिंदू कुश पर्वत सहित, जिसमें पाकिस्तान, भारत, चीन कैसे एक इस चीज़ को लेकर प्रभावित होते हैं, इस पे क्या रिसर्च आया था, हम उसको दिखाएंगे। ठीक है, दूसरा जो है विश्व बैंक ने जो है इंडिया अपडेट के रूप में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत का अपडेट जारी किया है, जिसमें भारत के विकास दर को यथावत 6.3% पे रखा है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें कही है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, जहाँ तक तीसरा है, उसी में जो है विश्व बैंक ने उसी रिपोर्ट में कहा है कि उच्च आय वाले देश बनने के लिए, यानी भारत का जो इंडिया 2047 जो 2047 का जो सपना है कि भारत की सरकार ने अभी अमृतकाल मना रहा है और 2047 तक भारत विकसित देश होने की आकांक्षा रखता है। ऐसे में ये विश्व बैंक कहता है कि अगर भारत को 2047 तक विकसित देश बनना है तो उसे 6 या 7% का जो अभी 6-6.5% या 7% का जो अभी ग्रोथ रेट चल रहा है उससे नहीं काम चलेगा, उसको 8% के ऊपर की विकास दर चाहिए, जो भारत पा सकता है अगर वह अपने महिलाओं की श्रमिक में भागीदारी को बेहतर बनाए, उनके जो गुणवत्तापूर्ण रोजगार में उनका अवसर बढ़ाए तो हो सकता है। ठीक है, उसको हम अलग एक न्यूज़ के अलग पर्सपेक्टिव में समझेंगे। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं, सिक्किम में हिमनद झील। देखिए ये तीस्ता नदी की भयानक है, इस तरह की चीज़ें दिखती ही है। इसी तरह का एक घटना और भी जहाँ महाविनाशक था वर्ष 2013 में केदारनाथ, आपको याद होगा केदारनाथ के ऊपर जो है, मंदिर के ऊपर जो है चारूबारी ताल जो है या ग्लेशियर झील थी, उससे ग्लेशियर निर्मित झील थी, जिसमें फटने के कारण या जिसको उसमें विस्फोट होने के कारण, मतलब विस्फोट मतलब जिसके तटबंध टूटने के कारण महाविनाशक बाढ़ आई थी, जिसके कारण हजारों लोगों की जान उत्तराखंड में गई थी। ठीक है, तो यह भी उसी तरह का है, हालांकि इसकी विनाशकता उतनी अभी नहीं जानी गई है, लेकिन संभावनाएं इसमें होती हैं। ठीक है, इस घटना को अगर ये मामला कहें कि इस घटना जो है ये जो जैसे कि जो हिमालय या पर्वतीय क्षेत्रों में जो झील होती हैं, ख़ासतौर से जो हिमानी या ग्लेशियर निर्मित झील होती हैं, उनके अचानक फटने और उसके कारण आने वाले अचानक बाढ़ को GLFC कहते हैं, ग्लेशियर लेक GLOF, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। जो हिमानी झीलें हैं उनके विस्फोट से या उनके टूटने से आने वाले बाढ़ अचानक, और इसकी विनाशकता हम इसमें समझते हैं। जैसे इसमें ये होता है कि जैसे जैसे हिमनद या जलवायु परिवर्तन, झीलें तो बनती ही हैं हिमालयी क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में, जहाँ पे बाढ़ या इस तरह बर्फ़ आदि हैं, वहाँ पे क्या होता है कि पानी रिस के आता है, तो कुछ अगर अवरोध आ जाता है तो वहाँ झीलों का निर्माण हो जाता है। देखने में बड़ी सुंदर लगती हैं वो झीलें, लेकिन वो जिस आधार पे टिकी होती हैं या जो उसके मुहाने पे कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जिसके कारण अगर उसमें ज़्यादा मात्रा में पानी आता जाता है या ज़्यादा बारिश हो जाती है, बादल फट जाता है या कुछ इस तरह की भूकंप आदि जनक घटनाएँ हो जाती हैं, तो उनके फटने के, क्योंकि वो अस्थिर ज़मीन पे होती हैं और उनके फटने के कारण अचानक बड़ी मात्रा में पानी निचले इलाकों में जाने का खतरा रहता है, जिसको कहते हैं ग्लोबल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, हिमानी झील
आउटब्रस्ट को क्या कह सकते हैं हिंदी में नहीं, मतलब ग्लोबल लेक आउटब्रस्ट फ्लड मान लो, GLOF, इसके फटने का खतरा रहता है और इससे महाविनाशक प्रभाव देखते हैं, जैसे कि आपने केदारनाथ वाले मामले में देखा ही था। ठीक है, इसको लेके जो है रिपोर्ट एक आई थी, एक अध्ययन आया था नेचर पत्रिका है जनरल नेचर, उसमें कि विश्व में हिमानी नदियों, हिमानी झीलों के आउटब्रस्ट से होने वाले खतरा में लाखों लोगों को खतरा है। एक्चुअल में उसमें ये अध्ययन निकाला गया था कि दुनिया में जो भी पूरी दुनिया का उसने जो है जियोमॉर्फोलॉजिकल मैप निकाला, जनसंख्या का मैप निकाला और उसमें आंकड़े निकाले कि बस्ती कैसे कैसे है। तो ये देखा गया कि करीब दुनिया में 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं, 1.5 करोड़ की आबादी ऐसी है जो झीलों, जो इस हिमानी झीलों के 50 किलोमीटर के एरिए में निवास करती है। ठीक है, उसमें से भी जो आधा से ज़्यादा संख्या तो हिमानी झीलों के 10 किलोमीटर के एरिए में निवास करती है, जो कहीं न कहीं इन हिमानी झीलों के फटने से होने वाले बाढ़ के खतरे को लेके एक से के प्रति सुभेद्य है, यानी उसके प्रति वो लोग सुभेद्य है। ठीक है, तो आओ इसको हम लोग समझते हैं ये मुद्दा क्या है, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ बाढ़ का नहीं है कि बादल फट गया, बाढ़ आ गई। ये मुद्दा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब अभी आप जब इसको देखेंगे तो है ये ज्योग्राफिकल मुद्दा। ठीक है, भौगोलिक मुद्दा है, भौगोलिक घटनाओं से बनता है। ठीक है, इसमें लेकिन मानवीय जो है क्रियाएं, मानवीय मूल्य, जिससे जैसे कहते हैं भ्रष्टाचार एक मानवीय मूल्यों का गिरना है, इन सब के कारण ये आपदाएं और ज़्यादा विषम होती जा रही हैं। जैसे कि आपदा जो होती है ना, या नेचुरल क्लैमिटी, अगर वो चीज़ें बाढ़ आए और वहाँ पे लोग न रहें या मानव की परिस्थितियाँ न रहे या मानव के संसाधन न रहें, तो वो आके चली जाएगी, कोई नुकसान नहीं होता है, बशर्ते बाढ़ तो फ़ायदा ही देती है। लेकिन जब उससे मानव जनजीवन प्रभावित होता है, मानव की पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी प्रभावित होता है, तो कहीं ना कहीं वह आपदा की श्रेणी में आता है। और जब वो वहाँ के जो उस कह सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता से ज़्यादा हो जाता है, जिसको संभाल पाना मुश्किल हो जाता है, तब उसे जो है गंभीर डिजास्टर कहते हैं और उसके लिए विशेष प्रयास करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अभी मामला जो है देखा जाए तो सिक्किम में लगातार बारिश हो रही थी, उसके कारण उत्तर पश्चिम में उसके 17,000 फीट यानी लगभग आप मान लो 5,500 या 6,000 फीट मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक हिमनद झील था। इसको लोनाक झील या दक्षिणी लोनाक झील है। इसमें फटने से जो बाढ़ आई थी उसमें 10 लोग मर गए हैं और 23 सेनाकर्मियों सहित 80 लोग लापता हैं। और अभी पता नहीं क्या होगा, पता नहीं है, लेकिन इतना अनुमान जो आज के न्यूज़पेपर में था। ठीक है, सिक्किम के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार इसके कारण तीस्ता नदी में जल स्तर बढ़ गया, जिसमें मंगन, गंगटोक, पंकोया ये जो कुछ जिले हैं उसमें भयानक बाढ़ आ गई। वर्षों से कई अध्ययनों में ग्लेशियर के पिघलने के कारण दक्षिण लोनाक झील के तेजी से बढ़ते आकार पर प्रकाश डाला गया था। यानी ये बात पहले से ही बताई गई थी कि जो ग्लोबल ग्लेशियर के पिघलने के कारण दक्षिण लोनाक झील का आकार बढ़ रहा है। ठीक है, अब आते हैं कि इस तरह की चीज़ें जो बढ़ रहा है, तो लोगों ने ये आशंका व्यक्त की थी कि इसके इसी तरह की जो अभी हुआ कल, इसी तरह की आपदा आने की चेतावनी अध्ययन में दी गई थी। ठीक है, तो उस स्थिति को कहते हैं ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड। ये क्या होता है, होता क्या है, जैसे आप देखो कि ग्लेशियर है, ग्लेशियर से बर्फ़ पिघल के आ रहा है और उसके नीचे के स्थानों पे वो इकट्ठा हो रहा है। ग्लेशियर से ही ज़्यादातर नदियाँ इस तरह की चीज़ें निकलती हैं, पिघल पिघल के पानी आता है। जब कहीं रुकावट आ जाता है तो वहाँ पे एक झील का निर्माण होता है और बहुत सुंदर झील, ऐसे असंख्य झीलें आप कह सकते हो कि जो उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में या हिमालय के आसपास के क्षेत्र, उच्च अक्षांशीय मतलब जहाँ पे बर्फीली क्षेत्र वहाँ पे पाई जाती है, और हिमालय के भी क्षेत्रों में, हिमालय में भी बहुत सारी ऐसी झीलें, सुंदर सुंदर मनोरम जो दिखती हुई झीलें हैं। लेकिन ये झीलें कहीं न कहीं एक टाइम बम की तरह हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इनका आकार जलवायु परिवर्तन के कारण या और कारण इनका आकार बढ़ता जा रहा है ना, बर्फ़ पिघल रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण ये भी देखा जा रहा है कि जिन क्षेत्रों में वर्षा होनी चाहिए हिमालय के, हिमपात होना चाहिए, उन क्षेत्रों में भारी वर्षा हो रही है, जिसके कारण
वो झीलों में एकाएक पानी जो है, कई जगह तो बादल फटता, एकाएक पानी बहुत सारे गाद को लेकर आ रहा है, और जो उनके किनारे को बांधने वाले बहुत अस्थिर टाइप के रुकावट है, उनको तोड़ता हुआ पानी बहुत एक बार में बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है, जैसे बहुत बड़ा गुब्बारा हो, है ना, और उसको किसी को उसी के जिसके, या कोई बहुत बड़ा आप पुल होता है ना, पुल देखे हो ना जो लोग बनाते हैं कहीं किसी वीडियो में, किसी तरह से उसका किनारा टूट जाए तो ढेर सारा पानी बहुत तेज़ी से फैलता है। उसी तरह से आप सोचो कि ऊपर ही रहे और ऊपर से नीचे जा रहा हो, और वो क्षेत्र ऑलरेडी जो है बहुत ही संवेदनशील हो, पर्यावरण को जो है वहाँ के क्या कहते हैं, भौगोलिक कंडीशन को लेके, उसमें से भी ज़्यादातर लोग जो है नदी घाटियों में बसते हों, ऐसे में वो कितना बड़ा आपदा का कारण बनता है। ये लोग ये चीज़ें हम लोग के पास उदाहरण है चौरीबारी ग्लेशियर का, केदारनाथ का मामला, कि उसमें हजारों लोगों की जान चली गई एक ही दिन के अंदर। ठीक है, मुझे भी लगता था कि यार कितना भयंकर बाढ़ आई होगी, क्या आया होगा, लेकिन जब हम वहाँ पे मैं जाके देखा, मुझे वहाँ जाने का देखा, तो मुझे लगा कि ज़्यादातर घर तो नदियों में बने हुए हैं, ज़्यादातर तो घर नदियों में बने होंगे। आप लोगों को भी कभी पहाड़ों पे जाने का मौका मिले, जाके देखिए तो बहुत सारे लोगों ने नदियों के किनारे घर बना रखा है। यानी जो नदी का एरिया है जिसमें अगर अचानक बाढ़ आ जाए, 5-10 फीट बाढ़ आ जाए, तो वो पूरा उनको बहना ही बहना है। ठीक है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें बहुत सारे लोग भारत में या भारत जैसे और देशों में उन जगहों पे घर बना लिए हैं जहाँ उन्हें नहीं बनाना चाहिए था। उसके पीछे जो कारण बताया जाता है, उसके पीछे जो कारण है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का उसमें होना। क्यों? क्योंकि रेगुलेशन करने वाली चीज़ों को जो संस्थाएं हैं उनको ये ध्यान देना चाहिए कि नदी की घाटी में वो कैसे घर बना रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो भ्रष्टाचार है समाज में भी और जो है समाज के साथ साथ प्रशासन शासन में भी, जिसके कारण हम जो निर्माण कार्य हैं वो भौगोलिक या जो आपदा की परिस्थितियों के अनुसार हम रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, जिसके कारण हमें आपदाओं के समय ढेर सारा खामियाजा उठाना पड़ता है। तो ये तो वो है कि इसके जैसे जैसे ग्लेशियर बढ़ते जाएंगे, पिघलते जाएंगे, पानी बढ़ता जाएगा, ये खतरा बढ़ता जाएगा। ये एक कहते हैं भविष्य के टाइम बम हैं। ठीक है, इसी तरह का जब ढेर सारा ब्रस्ट होता है, जब ब्रस्ट होता है तो वो बाढ़ आती है। बाढ़ आती है तो क्या कहते हैं, ग्लेशियल लेक होता है, वो आउटब्रस्ट होता है, यानी वो फटता है, उसके कारण बाढ़ आती है। तो इसलिए इसको बोलते हैं ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड। और जब ये आता है तो निश्चित रूप से इसके कारण प्रभाव बड़ा विनाशकारक होता है। क्यों? क्योंकि ये इतनी तेज़ी से आता है। पहले तो आपको पता नहीं है कि वो फटेगा, जब फटा रहता तो आप हटा सकते हो, लेकिन जब वो फटता है तो वो पानी जब वो जो झील टूटती है, यानी उसके तटबंध टूटते हैं, तो वो इतनी तेज़ी से पानी आता है कि आपको संभलने का भी मौका नहीं मिलता। प्लेन में हो तो चलो आप संभल जाओ, पानी धीरे आए, वहाँ तो एक वैसे भी स्लोप है, अगर ऊपर वहाँ पे कुछ होता है तो वो संभलने का बिल्कुल ही मौका नहीं देता है, और पूरे ही जो वहाँ के आने उसके रास्ते में आने वाले सारे तंत्र को वो तबाह कर दे जाता है। ठीक है, इसलिए इसकी विनाशकारी जो है वो चूंकि बहुत कम समय मिलता है चेतावनी के लिए, है ना, अगर हमें चेतावनी प्रणाली लगाएं भी तो इसका बहुत फायदा नहीं, क्योंकि बहुत कम मिलता है। इससे संपत्ति, बुनियादी ढांचे और कृषि भूमि पर बड़े पैमाने का विनाशकार होता है, जैसे उत्तराखंड का केदार में हुई इस तरह की घटना, और अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, इसी तरह के एक आंकड़ा अध्ययन आया था फरवरी में, द इंडियन एक्सप्रेस ने प्रकाशित किया था। उसमें कुछ न्यूजीलैंड के कुछ और भी देशों के कई सारे साइंटिस्ट थे। उन्होंने नेचर जर्नल, एक पत्रिका है नेचर जर्नल है वो, उसमें एक रिपोर्ट प्रकाशित किया था। उस रिपोर्ट का हिंदी जो तर्जुमा है, हिमनद झीलों के बाढ़ के प्रकोप से विश्व स्तर पर लाखों लोगों का खतरा है। और इसमें कहा था कि दुनिया भर में 1.5 करोड़ लोग हिमनद झीलों के द्वारा अचानक और घातक बाढ़ के जोखिम के प्रति संवेदनशील है। क्योंकि इनका मानना ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका मानना था कि 1.5 करोड़ के ज़्यादा आबादी जो है इन झीलों के 50 किलोमीटर के दायरे में रहती है, और इन झीलों का ये भले ही जो हिमानी युग से चले आ रहे हैं, लेकिन इनका आकार जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इनके आकार भी बड़े हो रहे हैं और संख्या भी बढ़ रही है। अध्ययन के अनुसार प्रभावित होने वाले जो चिंताजनक 4 देशों में, जो आधे से अधिक लोग जो 4 देशों में रहते हैं, उसमें भारत, पाकिस्तान, पेरू और चीन है। यानी
इसमें से 3 देश तो हिमालयन देश हैं, हिंदुकुश और हिमालय पर्वत की श्रेणियों में। और आपको पता होगा, जैसे ये अक्सर दिखता है कि हिमालय के क्षेत्र में भूकंप आ रहा है, ऐसे में जो इन जैसे बादल फटना, बारिश की जो समस्या जलवायु परिवर्तन के कारण हो रही है, तो वो हो रही है। छोटे भूकंप भी इस तरह की आपदा को जन्म दे सकते हैं, इसलिए ये क्षेत्र और खतरनाक होता जा रहा है। इसमें और क्या बात कही गई कि अध्ययन के निष्कर्ष क्या कहते हैं? इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि इसने अपने अध्ययन में इसने वैश्विक जनसंख्या मॉडल बनाया, जनसंख्या मैट्रिक्स की एक श्रृंखला की और विभिन्न स्थानों पर ग्लेशियल झीलों के आकार और मौजूद उपग्रह व्युत्पन्न डेटा का उपयोग किया। और इसने देखा कि शोधकर्ताओं ने इन सभी क्षेत्रों में मानव विकास और भ्रष्टाचार के स्तरों को भी देखा। यानी कि जो प्राकृतिक आपदा है इसमें वो सारी चीज़ें तो है, लेकिन किस तरह की मानव विकास है और किस तरह की जो भ्रष्टाचार का स्तर है वो बताएगा कि आपदा आएगी कि नेचुरल क्लैमिटी रहेगी। ठीक है, डिजास्टर होगा कि नेचुरल क्लैमिटी होगी। जैसे कि इन्होंने लोगों ने ही बताया कि वो जो भ्रष्टाचार और मानव विकास का स्तर, यानी मकान, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो जिन आसपास यानी घर हैं या जो इस तरह की है, अगर वो भ्रष्टाचार नहीं है, सही ढंग से बने हैं, मजबूत हैं, तो वो वहाँ के रहने वाले लोग इस तरह की आपदाओं के प्रति कम सुभेद्य होंगे। लेकिन भ्रष्टाचार का स्तर ज़्यादा है, ज़्यादातर लोगों ने जो है जो कह सकते हैं आपदा प्रबंधन की जो नीतियाँ हैं उसके अनुरूप घर नहीं बनवाया है या इंफ्रास्ट्रक्चर उस रूप से नहीं है, तो ज़्यादातर लोग सुभेद्य होंगे। इन सारे पहलू यानी जनसंख्या मॉडल, मैट्रिक्स और ये मानव विकास और भ्रष्टाचार के स्तरों को देखकर ही उसने बताया था कि इसमें ज़्यादातर लोग कहाँ हैं, भारत के और इस तरह की क्षेत्रों में हैं। क्यों? ग्रीनलैंड और कनाडा जैसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में हिमनदी झीलें हैं, लेकिन बहुत कम लंग है जो GLOF यानी ग्लोबल ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के चपेट में, क्योंकि उनकी आबादी और भ्रष्टाचार का स्तर कम है। जबकि भारत जैसे देशों में ये स्तर बहुत ज़्यादा है। यानी जो हिमालय का क्षेत्र है वह क्षेत्र में कई सारे टाइम बम हैं। भूकंप, आप ये अगर कहूँ तो कहीं गलत नहीं है, वो जो खूबसूरत सी दिखने वाली हिमनदी झीलें हैं वो कभी भी फट सकती हैं और उनके फटने का खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण उसमें जल इकट्ठा होता जा रहा है और उनका जो कह सकते हैं कि उनमें जो पानी की मात्रा है वो ऐसे क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के कारण, खासतौर से भारत के हिमालयी राज्यों में ऐसे देखा गया है कि जहां बर्फबारी होनी चाहिए वहां पे बारिश हो रही है, वो बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है, वो सारा पानी उन्हीं में इकट्ठा हो रहा है, जिसके कारण उनके भविष्य को लेकर खतरा उत्पन्न हो गया है। और बहुत बड़ी आबादी जो हिमालयी राज्यों में रहती है, उन नदी घाटी क्षेत्रों में रहती है, उन पे अचानक इस तरह के बाढ़, नदियों में अचानक बाढ़, एक तो बारिश हुई तो बाढ़ आया, तब भी समय हुआ यार बारिश हो रही तो बाढ़ आएगा, लेकिन जो वो फ्लड फटता है वो तो बहुत कम, घंटों, 2 घंटे, 1.5 घंटे में ही सब कुछ तबाह कर ले जाता है, जैसा कि, और बहुत ज़्यादा पानी एक बार में बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे बहुत रुका हुआ पानी एक बार में आता है। ठीक है, तो इस तरह के खतरे उधर बढ़ रहे हैं। इसके लिए क्या किए जा सकते हैं? देखिए, सुझाव के रूप में अगर आप देखेंगे तो जलवायु परिवर्तन को तो रोकना है, लेकिन उसको रोकने के बावजूद भी ये बढ़ चुके हैं, उनमें बहुत ज़्यादा हो क्या सकता है कि हम जो ये दावे हैं कि जो इन तरह के लेक के 10 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 10 किलोमीटर के दायरे में जो लोग रह रहे हैं उनको वहाँ से पुनर्वासित किया जाए, यानी पुनर्वास किया जाए, ताकि इस तरह के खतरे से बचाया जा सके। दूसरा है, जैसे कुछ लोग इसका और तकनीकी पहलू देते हैं कि जो इस तरह की नदी, इस तरह के लेक हैं, उनके महाने को खोल के पानी को धीरे धीरे करके निकाल दिया जाए कंट्रोल रूप में, ताकि नीचे लोग सुरक्षित रहें और इस तरह के लेक को, लेकिन कितना करेंगे? ज़रूरी है कि इस तरह के लेक के 10 किलोमीटर के एरिए में न रहें, और जो भी हिमालयी क्षेत्र में जो भी निर्माण कार्य हो, जो भी आवास बस्तियाँ बसाई जाएँ, उनको ज़रूर वहाँ की जो डिज़ास्टर की पूर्ण जो सिचुएशन है, डिज़ास्टर के जो खतरे हैं, उनको ध्यान में रख के ही बनाया जाए, ताकि हम अपने इस तरह की आपदाओं से अपने मासूम लोगों की जान बचा सकें। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ जो है, विश्व बैंक द्वारा इंडिया डेवलपमेंट अपडेट है, ये अक्सर जारी किया जाता रहा है। विश्व बैंक ने इसमें एक जो जारी किया उसमें बताया कि भारत की वृद्धि दर का अनुमान, जो विकास दर, GDP वृद्धि दर, वो 6.3 रहने की है,
और जो पिछला अनुमान इसका अप्रैल का था उसी के ही आधार पे ये रहना है, यानी इसमें उसने कोई चेंज नहीं किया है। ठीक है, यानी 6 महीने पहले जो अनुमान लगाया था जो अभी, उसमें कोई चेंज नहीं किया है। ठीक है, और जैसे इसमें कि इसके प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं, तो जो प्रमुख निष्कर्ष ये हैं कि जो भारत की विकास दर है वह देखा जाए तो कह रही है कि जो पिछले साल का भी बता रही है ये रिपोर्ट कि जीडीपी जो G20 देशों में दूसरे स्थान पे, और जो प्रमुख इमर्जिंग कंट्री हैं उनमें उनका जो औसत है, जो प्रमुख विकासशील देश हैं जैसे भारत, चीन, इस तरह के जो विकासशील इमर्जिंग कंट्री हैं, उनका जो औसत है उसका दुगने से ज़्यादा है। यानी कहीं ना कहीं भारत, विश्व बैंक हो या IMF हो, भारत को एक कह सकते हैं विकास का आइलैंड बता रहे हैं, ख़ास तौर से जो कोरोना काल या जो रूस यूक्रेन युद्ध या उसके बाद की वैश्विक मंदी के दौर में। जहाँ तक वैश्विक, ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि वैश्विक स्तर पे वो बता रहे हैं कि चुनौतियाँ हैं और वैश्विक विकास दर के कम होने की संभावना है, इसके बावजूद भी वो भारत की विकास दर को रिटेन कर रहे हैं। और एक मजेदार बात आप बता दूं, इसी तरह का विकास अनुमान विश्व बैंक वाले पिछले साल भी लगा रहे थे, लेकिन जो भारत का एक्चुअल अनुमान आया वो उनके अनुमान से ज़्यादा आया। तो वो इसलिए लगा रहे हैं कि इस अनुमान पे भी कुछ लोग इनकी आलोचना कर सकते हैं। भारत सरकार ने जैसे 6.5% का ग्रोथ रेट दिखाया है, RBI ने 6.5% का ग्रोथ दिखाया है, अभी NSSO का जो फर्स्ट क्वार्टर का डेटा आया है वो 7.8% का ग्रोथ दिखाया है। तो कई सारे विचारक जो कह सकते हो वामपंथी विचारक हैं वो इसकी आलोचना करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो ये विश्व बैंक है या इस तरह की संस्थाएं वो बहुत कॉन्शियस अप्रोच लेती हैं। कम बताए ज़्यादा हो गया तो कोई बुराई नहीं, ज़्यादा बताए और कम हो गया तो थोड़ा सा आलोचना ज़्यादा झेलनी पड़ती है। इसलिए ये 6.3%, लेकिन हमें पूरी विश्वास है, मैं पिछली बार की भी मेरे क्लासेस में यही कहता था, हमें पूरा विश्वास है कि ये ज़्यादा होगा। उसके पीछे वजह है कि जो इकोनॉमिक के इंडिकेटर्स और होते हैं ना वो सही चल रहे हैं। लोगों में जब इकोनॉमिक के इंडिकेटर सही चल रहे होते हैं, लोगों मतलब आम लोगों में, और जो इंडस्ट्री होती है उसमें अगर परसेप्शन सही चल रहा होता है, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, अगर वो चीज़ें बता रही होती हैं, जैसे कि इसी में बताया गया है कि जो बैंक का ऋण बढ़ रहा है, जो निजी खपत है वो बढ़ रहा है, जो सेवाओं का निर्यात है वो बढ़ रहा है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सोचिए कि हम ऊर्जा के आयातक हैं, लेकिन अगर हम यूरोप को पेट्रोलियम निर्यात कर रहे हैं प्रोसेसिंग करके, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि हमने चीज़ों को कैसे संभाला है। ठीक है, अब अभी तो आएंगे इसमें, लेकिन अगर इस तरह के, जैसे आप कहते होंगे कि ये विश्व बैंक की ये रिपोर्ट है, इसका महत्व क्या है ना, इस रिपोर्ट का महत्व देखिए। भारत तो अपनी रिपोर्ट विकास दर बताती ही है अपने लोगों के लिए, और वैसे देती है जो उसके लोगों में या जो भारत में निवेश करने वाले लोग हैं उसमें आशा का या निराशा का संचार कर सकता है। विश्व बैंक या इस तरह की जो विश्व बैंक है, IMF है, एशिया विकास बैंक है, या और भी बहुत प्रमुख रेटिंग एजेंसी हैं, जब वो भारत के प्रति इस तरह की सकारात्मक बातें करती हैं तो बहुत सारे भारत के अंदर के निवेशक, जो बड़े बड़े निवेशक हैं, और जो विदेशी निवेशक हैं, जो FDI के रूप में आना है, जिन्होंने भारत को चीन के विकल्प के रूप में, एक सप्लाई चेन के रूप में देखा है कि भारत में चीन का विकल्प बनना जाए, भारत को चीन का विकल्प बनाया जाए, उसके लिए वो चीन की जगह भारत में इंडस्ट्री लाने के बारे में सोचना चाहते हैं। ऐसे में इन बड़ी बड़ी संस्थाओं जैसे विश्व बैंक देखा जाए तो सबसे बड़ी संस्था है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में, अगर कहा जाए डेवलपमेंट परिदृश्य में देखा जाए, IMF है वो भी इसी तरह की है। तो अगर इनके आंकड़े आते हैं तो ये उन पे विश्वास करते हैं। इसी तरह के आंकड़ों पर जो वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, प्राइवेट ही हैं लेकिन वो भी निवेश करती हैं। उससे क्या होता है कि हमारे देश के निवेश का माहौल बेहतर होता है, जिससे FDI और निजी निवेश भी जो घरेलू स्तर का है उसके आने की संभावना बढ़ जाती है। यह उस वातावरण में जबकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो, जैसे अभी न्यूज़ क्लिक का मामला है, उसमें क्या था, उसमें जो आरोप लग रहा है कि चीन के प्रोपेगेंडा टीम का एक व्यक्ति जो अमेरिका का नागरिक है, अमेरिका में NGO करता है और कई सारे रूटिंग के द्वारा हमारे यहाँ एक न्यूज पोर्टल को पैसा देता है कि इस तरह के आर्टिकल लिखो जो चीन की बड़ाई करे और भारत की बुराई करे।
तो आप जो इस तरह के निगेटिव, इसको कहते हैं प्रोपेगेंडा वारफेयर, या आपको इसको कह सकते हैं इंफॉर्मेशन वारफेयर। और यह किसी भी, जैसे वारफेयर मतलब युद्ध, किसी भी देश को कई तरीके से क्षति पहुंचाई जाती है, जिसमें इंफॉर्मेशन वारफेयर या प्रोपेगेंडा वारफेयर का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर द्वितीय विश्व युद्ध को आप लोग आसानी से पढ़ो तो हिटलर कहता था कि किसी भी देश पे अगर चढ़ाई ही कर देनी पड़े तो फिर युद्ध नीति का क्या फायदा। उसकी युद्ध नीति का सबसे बड़ा योगदान क्या था, उसका प्रोपेगेंडा वार, उसके लिए उसने एक अलग से मंत्रालय बनाया था। ठीक है, माओ भी उसी को लेकर चलते हैं, चीन भी उसी को लेकर चलता है। तो ये लोग प्रोपेगेंडा बनाने में, चीन कभी नहीं चाहेगा कि उसका विकल्प भारत बने। इसलिए इस तरह के जो न्यूज आए, इस तरह की चीजें आए, तो हो सकता है कोई कह सकता है कि यार ये भाई ये भारत की सरकार का है, ये एनएसओ का है, ये सरकारी आंकड़ा है, ये है, तो विश्व बैंक तो भारत की नहीं है। अब अगर कोई कहता है कि नहीं विश्व बैंक भी भारत ने मैनेज कर रखा है, आईएमएफ को भी कर रखा है, एशिया विकास बैंक को भी मैनेज कर रखा है, तो जब सारे लोगों को मैनेज ही कर लिया तो हम तो वैसे भी सुपर पावर है कि नहीं। वैसे भी विश्व बैंक का जो अभी अध्यक्ष है वो बग्गा जी हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, लेकिन है उस तरह से, चीन कहता है कि भारत ने जो है विश्व बैंक पर भी कब्जा कर लिया है ना, ठीक है। लेकिन उसका असर देखो, जो जेन्युइन इन्वेस्टर होता है उस पर जरूर पड़ता है। डिफेमेशन जैसे कोई भी केस, आप हिंडनबर्ग की ही रिपोर्ट देख लो, छोटी सी रिपोर्ट, अभी उसमें क्या है क्या नहीं होना है, आना है जाना है, सेबी ने भी जो कहा कि अभी तक तो ऐसे लग रहा है, लेकिन उसमें कई ऐसे लोग जो बहुत छोटे इन्वेस्टर होंगे जिन्होंने डर के मारे बेच दिया होगा, या जो ऑप्शन कॉल लेते हैं, उनका हजारों करोड़ का नुकसान हो गया। कई एक का नहीं, मतलब कई हजारों लोगों का मिलके कई हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ, और ये कहीं ना कहीं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पे हमला है। तो इस तरह की जो मिस इन्फॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन वारफेयर है, उसमें इस तरह की रिपोर्टें भारत की अपने पक्ष को मजबूती देती हैं। ठीक है, इसलिए इस तरह की रिपोर्टों को सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। और जब ये कह ही रही है कि पूरी दुनिया गड़बड़ है, इसके बावजूद भी भारत अच्छा, जब दुनिया की सबसे बड़ी कह सकते हो विकास की तरह संस्था बता ही रही है, तो हम क्यों न पढ़े, हम क्यों न खुश हो। ठीक है, हाँ, जो भारत को और करना है वो भी बताती है इस तरह की संस्थाएं। ठीक है, चलिए इसके देखते हैं। इसमें जो प्रमुख बातें कही गई है वो है 3 अक्टूबर को रिपोर्ट आई थी, इसको भारत विकास अपडेट। इसमें कहा गया है कि भारत की विकास दर अपने पिछले अपडेट 6.3% पर बरकरार है। ये भी अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि दुनिया की और विकास दर घट रही है। इस ऐसे स्थिति में अगर ये बरकरार है तो ये बता रही है कि भारत, इसको विश्व बैंक को भारत की नीतियों पर भरोसा है। ठीक है, और क्या कह रहा है, वित्त वर्ष 2024 के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक 6.5% की 6.5% विकास का अनुमान कर रहे हैं, जिससे थोड़ा सा ये कम है। जाहिर सी बात है कि देखो, जो विदेशी संस्थान है वो थोड़ा कॉन्शियस होके लगाते हैं, कोई भी सरकार भी लगाती है। ठीक है, ओवर नहीं कभी। अभी जो पिछले 2-3 सालों से देखिए, जो भी एस्टिमेशन विश्व बैंक ने, आईएमएफ ने भारत के लिए किया है, उससे एक्चुअल विकास दर हमेशा संशोधित होकर ज़्यादा ही रही है। इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि इसमें भी जो 6.3% है, ये भी देखिएगा लास्ट आते आते 6.9 या 7% मेरा अनुमान है कि हो जाएगा, क्योंकि पिछला साल का जो है 7.2% रहा है। देखिए, भारत ने 2022-23 में 7.2% की वृद्धि दर हासिल की है, तो लगभग इसी के आसपास रहेगा। जहां तक विश्व बैंक ने अपने अपडेट में मुद्रास्फीति की बात की है, तो मुद्रास्फीति को 5.2% से बढ़ाकर 5.9% किया है, यानी ये बताया है कि कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति बढ़ने की संभावना है। उसके पीछे अगर देखा जाए तो खाद्य मुद्रास्फीति का बढ़ता स्तर, जिसमें कह सकते हैं कि आप जो अनलिनो के प्रभाव के कारण जो है समस्याएं हैं, लेकिन इसका मानना है कि इसके बावजूद भी सरकार मैनेज कर लेगी। सरकार ने जो निर्यात पे इस तरह के रोक लगा के मैनेज करने की कोशिश की है, और ये जो 5.9 है, ये भी जो आरबीआई के लिए जो कंफर्टेबल लेवल है 2 से 6% उसके अंदर है। ठीक है, तो ये तो हुआ सारांश। अब जरा रिपोर्ट को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ज़्यादातर फैक्चुअल है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं इसको। इसमें कहा गया है कि सेवा क्षेत्र की गतिविधि बढ़ेगा, 7.4% की वृद्धि हो रही है, के साथ मजबूत रहने, यानी पॉजिटिव चीज़ है कि हमारा सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है। निवेश में भी 8.9% की मजबूत रहने का अनुमान है। इसके कारण ही, है ना, सेवा क्षेत्र और निवेश, ये दोनों की जो महत्वपूर्ण वृद्धि है, ये बता रहा है कि इसके कारण भारत की 6.3 रहने की अनुमान है।
और महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत ने 2022-23 में 7.2% के साथ सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक पाया है। भारत की विकास दर G20 देशों में दूसरी सबसे ऊंची थी और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के औसत से लगभग दोगुनी थी। ये किसी भी देश के लिए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी चीज है। ये पैरामीटर है कि अगर किसी भी देश को उभरती इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना है तो वहां क्यों ना करे जो कि कंसिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी बढ़ रहा है, पीछे के आंकड़े देखेंगे इसके, और जो इमर्जिंग मार्केट है उसमें जो औसत वृद्धि है उससे दोगुना है, ठीक है। और क्या कह रहा है, अभी हाल ही में एनएसओ का जो अप्रैल और जून का तिमाही का आंकड़ा था उसने भी मजबूत सेवा गतिविधियों और मौजूद मांग के कारण भारत की अर्थव्यवस्था को 7.8% की एक्चुअल वृद्धि दर दिखाई है, जिससे उम्मीद है कि जो भारत आरबीआई और भारत 6.5 का है उससे भी ज्यादा रहने की उम्मीद है, ठीक है। और क्या है, राजकोषीय समाकेशन या फिस्कल डेफिसिट की स्थिति में कुछ लोग अनुमान ये लगा सकते हैं कि चुनाव का साल है, चुनाव के साल के समय में सरकारें जो है वो प्रमोशनल पॉलिटिक्स करने लगती हैं, लोक लुभावनी नीतियां करने लगती हैं, जिसके कारण राजकोषीय घाटा बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि विश्व बैंक ने का अनुमान है कि वित्त वर्ष 23-24 में भी राजकोषीय समेकन जारी रहेगा। क्यों? क्योंकि सरकार जो है राजकोषीय घाटा को सकल घरेलू के 6.4% से घटा के 5.9% तक रखेगी और इन्हें उम्मीद है कि सरकार इसको रखेगी। वो चुनाव के बावजूद भी अपनी जो राजकोषीय घाटा को नियंत्रित करने की जो नीति है उसमें कोई समझौता करने वाली नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, अब ये राजकोषीय समेकन की हो गई। अब जरा सार्वजनिक ऋण की स्थिति देख लिया जाए। तो जहां तक सार्वजनिक ऋण की बात है, जैसे कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी ना इंडियन अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की, जिसमें बताया गया था कि जो वैश्विक ऋण बढ़ रहा है, जिसमें भारत और विकसित देशों का और भारत और चीन जैसे इमर्जिंग कंट्रीज का भी योगदान है। तो देखिए सार्वजनिक ऋण जो है वो सकल घरेलू उत्पाद के 83% है होने की है, जो स्थिर है। और क्या कह रहा है कि चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 1.4% रहेगा, लेकिन इससे विदेशी निवेश प्रवाह द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किया जा सकता है। यानी न चालू खाते घाटा, न सार्वजनिक ऋण, न राजकोषीय घाटा, ये सारी चीजें अगर भारत के लिए चिंता का विषय नहीं है। विश्व बैंक ये बात कह रहा है अपने रिपोर्ट में। और क्या कह रहा है, और कह रहा है कि मुद्रास्फीति की दर की बता रहा है कि देखिए 5.2% से बढ़ के इसको 5.9% किया है, लेकिन अभी भी आरबीआई के सहनशील बैंड के भीतर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्य पदार्थों की कीमतों में सामान्य होने और सरकारी उपायों के प्रमुख वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ने से मुद्रास्फीति कम होने की उम्मीद है। जैसे सरकार ने कुछ चीज़ों पे क्या किया है, निर्यात पे प्रतिबंध लगाया है, उसके पीछे वजह यही होती है। जैसे गेहूं पर लगा दिया है, उससे होता है कि जो अपने यहाँ जो खाद्य की मुद्रास्फीति होती है उस पर नियंत्रण लग जाता है, जिससे अंततः मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाती है, ठीक है। बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन जो खाद्य मुद्रास्फीति के कारण और उसमें भी जो खराब मानसून के कारण समस्या थी उसको रोकने में मदद मिलेगी। वैश्विक आर्थिक विकास, अब यह है कि भारत के संदर्भ में तो अच्छा है, क्या दुनिया भी ऐसे चल रही है? यहाँ पे आप देखिए तो आपको भारत की विकास यात्रा और अच्छी लगेगी, क्योंकि इसने कहा कि उच्च वैश्विक ब्याज दर, वैश्विक स्तर पर ब्याज दर उच्च है, भू राजनीतिक तनाव और सुस्त वैश्विक मांग के कारण मध्यम अवधि में वैश्विक आर्थिक विकास धीमा होना तय है। यानी वैश्विक स्तर पे विकास धीमा रहेगा, वैश्विक जीडीपी का ग्रोथ रेट कम रहेगा औसत। लेकिन इस चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बीच भी भारत ने अपनी लोचशीलता दिखाना जारी रखेगा, भारत अपनी विकास दर को जारी रखेगा। तो ये सारी अच्छी अच्छी बातें भारत के लिए क्यों, भारत में ऐसी क्यों चीजें होगी? अभी देखिए मुद्रास्फीति नियंत्रित थी, उसके लिए प्रयास हो रहा है, जो ऋण की स्थिति अच्छी है, जो अभी आपने देखा कि सेवाओं का निर्यात अच्छा है। तो वो कुछ कारण हैं, उसको थोड़ा कंक्रीट में देख लेते हैं कि बने रहने के कारण क्या है। तो इसमें बताया गया कि विकास दर में मजबूती, मजबूत घरेलू मांग के कारण, मजबूत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के कारण, यानी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र पे जो मजबूत निवेश कर रहा है और जो बहुत हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत महत्वपूर्ण ढंग से डेवलप हुआ है, और वित्तीय क्षेत्रों द्वारा मजबूती से समर्थित है, ठीक है। 2024 की पहली तिमाही में बैंक ऋण वृद्धि 15.8% हो गई है, जबकि पिछले तिमाही में ये 13.3, इसी पिछले वित्त वर्ष में ये 13.3%। जैसे आपने ऋण वाला बताया, तो ये बताया था ना कि जो भी ऋण होता है वो कहीं ना कहीं निवेश होता है।
तो जो भारत में ऋण बढ़ रहा है या जो इस तरह के देशों में ऋण बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं निवेश में कन्वर्ट हो रहा है। और इसमें और अच्छी बात है कि 2024-25 यानी ये वित्तीय वर्ष तो है, अगले वित्तीय वर्ष में भी भारत की वृद्धि की अनुमानित गति लगभग बराबर रहेगी। ये कहीं ना कहीं अच्छी वाली बात है कि भारत अभी भी दुनिया के विकास के स्तर में एक बेहतर बना हुआ है। लेकिन ये तो पूरा हो गया, जो इसी का अगला पार्ट है वो थोड़ा सा ध्यान देने की, वो हमें अवसर भी बता रहा है, समस्याएं भी बता रहा है और उससे उबरने का रास्ता भी बता रहा है। जैसे कि जब हम अभी आपको पता है कि अमृतकाल वर्तमान सरकार ने आज़ादी के 75वें वर्ष से लेकर 100वें वर्ष के लिए एक अमृतकाल 25 साल का अमृतकाल या कर्तव्य काल सरकार के लिए भी बनाया है और देश के लोगों के लिए, और एक लक्ष्य रखा है कि जब हमारी आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे यानी 2047 में, तो उस समय हम विकसित देशों के स्तर पे पहुंच जाएं, भारत एक विकसित देश होगा। ठीक है, ये हमारे कलाम साहब का भी सपना था, इंडिया 2020 में उन्होंने लिखा था कि भारत एक विकसित देश होगा। ठीक है, 2047 में है। इसको लेके कुछ लोग कहते हैं कि जिस विकास दर पे यानी 6 से 7% की अगर विकास दर पे अभी भारत बढ़ रहा है, जो कि लंबे समय पे हो सकता है बेस इफेक्ट के साथ घट जाए, 6% के आसपास हो जाए, उस दर से ये विकसित देश नहीं बन पाएगा। अगर भारत को 2047 तक विकसित देश बनना है तो कम से कम 8% की विकास दर चाहिए। ये बात इस रिपोर्ट में भी कही गई है। देखिए, उच्च आय वाला देश बनने के लिए भारत को 8% के करीब बढ़ने की जरूरत है। ये बात विश्व बैंक में जो भारत के कंट्री डायरेक्टर हैं, नाम तो बड़ा अजीब सा है, मतलब उसमें लिखा हुआ है, ज़रूरत नहीं, उन्होंने कहा कि अगर भारत को विकसित देश बनना है जिसमें पूरी संभावना है, उसके लिए ज़रूरत है कि भारत को 8% की दर से विकास दर प्राप्त करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि भारत अपने उस क्षेत्र में काम करे जो पूरी तरह से अभी जिसका पूरा उपयोग नहीं हो पाया है। वह क्षेत्र है महिलाओं की रोजगार में भागीदारी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि महिलाओं की रोजगार में भागीदारी पुरुषों की अपेक्षा, जो इमर्जिंग कंट्री हैं उसमें पुरुषों की अपेक्षा उसमें महिलाओं की भागीदारी लगभग 50% है। यहाँ पे 25% ही महिलाओं की रोजगार में भागीदारी है, और वो जो भागीदारी है उसमें से भी अधिकांश उन क्षेत्रों में है जो अनस्किल्ड है या जिसमें बहुत कम आय होती है, उन क्षेत्रों में है। यानी जो गुणवत्तापूर्ण और बेहतर रोजगार हैं उसमें महिलाओं की श्रम बल की भागीदारी बहुत कम है। ठीक है, और इसमें एक बात कही गई कि ये विडंबना है भारत की विकास में कि जो महिलाओं में और जो राज्यों के विकास दर और जो महिलाओं की रोजगार में भागीदारी है, इसको लेके बड़ा अजीब सी स्थिति दिखती है। ठीक है, जैसे वो दिखा कि हिमालय के कुछ राज्यों में, नागालैंड, इस तरह के राज्यों में विकास दर कम होने के बावजूद भी महिलाओं की रोजगार में भागीदारी अच्छी है, लेकिन महाराष्ट्र, हरियाणा, इस तरह के कई राज्यों में जो कि आर्थिक पायदान पे बहुत तेज हैं, जीडीपी वहाँ की तेजी से बढ़ रही है, वहाँ की प्रति व्यक्ति आय बहुत अच्छी है, हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय तो बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ पे महिलाओं की भागीदारी श्रम बल में उतनी नहीं है। ठीक है, तो आइए इसको हम डिटेल से इसको समझते हैं कि कैसे विकसित बनना है तो क्या करना है। चर्चा में क्या है, विश्व बैंक ने कहा कि भारत को एक उच्च आय वाला देश बनने के लिए 8% के करीब बढ़ने की जरूरत है। ये बात हमारे पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम जी ने भी कहा। हालांकि उस लेख को मैंने पूरा पढ़ा, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बताया कि क्या करके भारत बन सकता है। उन्होंने ये बताया कि जब तक 8% नहीं रहेगा तब तक नहीं होगा। ठीक है, ये बात तो सभी लोग कहते हैं, लेकिन कैसे होगा ये बातें बहुत कम हमें मिलती हैं। यहाँ पे बताने की भी कोशिश की गई है कि हम क्या करके बड़े आसानी से इसको प्राप्त कर सकते हैं। भाई 7% तो ऐसे ही जा रहा है ना, और अभी बता ही रहे, आने दीजिए कि उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की महिला श्रम बल भागीदारी दर औसत स्तर पे 50% है और भारत के लिए 25% है। यानी कि ओवरऑल जैसे दुनिया के देशों में क्या होता है कि महिलाओं की भागीदारी 50% है, जितना श्रम बल है उसका 50% है ना। पुरुषों की तो औसत 80% है, महिलाओं की 50%। भारत में जो महिलाओं का श्रम बल है यानी 15 से लेकर 59 वर्ग जो हम जिनको कामकाजी महिलाएं मतलब जनसंख्या कहते हैं, उसका 25% ही रोजगार में है। यानी कि अभी भी 75% कामकाजी महिला रोजगार में नहीं है, पहली समस्या। और ये जो 25% हैं भी,
इनमें भी क्या है कि ऐसे रोजगार में हैं जिसमें आय बहुत कम है, या जो कह सकते हो कि अनस्किल, जैसे बीड़ी बनाना, पत्ता बनाना, लेबरर, क्या ना, कृषि कार्य, अपने घरेलू कृषि कार्य, ठीक है, हाउस होल्ड चोर, जिसमें बहुत कम रोजगार, यानी रोजगार में जो उनमें आय होती है वो बहुत कम या लगभग निर्वाह स्तर की होती है। ठीक है, ये स्थिति चिंताजनक है। अगर इस स्थिति को सुधार कर लिया जाए, हम अपने लेबर फोर्स को 25%, महिला लेबर फोर्स को 25% से बढ़ा के 50% कम कर दें, और उनके लिए जो रोजगार के जो रोजगार है वो बेहतर गुणवत्ता वाले रोजगार उपलब्ध कराने लगें, तो कहीं ना कहीं ये 8% की विकास दर हासिल करना मुश्किल नहीं है, इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो आप देखिए, भारत में महिलाओं के श्रम बल में भागीदारी की चिंताजनक स्थिति। थोड़े से आंकड़े हैं, इसको देख लेते हैं। बताया गया है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी, वह भी ग्रामीण इलाकों में पुरुषों की तुलना में पिछड़ना जारी है। शहरी श्रमिक जनसंख्या में हालांकि स्थिति 2022-23 के चौथे तिमाही यानी पिछले की तुलना में थोड़ा बढ़ी है। पुरुषों में 1.4 बढ़ी है, महिलाओं में 2.3। लेकिन ये जो वृद्धि दिख रही है इसमें, वह मुख्य रूप से अवैतनिक कार्यों में महिलाओं की हिस्सेदारी में 11.7% की वृद्धि देखी जा रही है। यानी जिसमें बिना वेतन के काम कर रही हैं उसमें महिलाओं की श्रम की भागीदारी देखी जा रही है। और क्या है चुनौती, समस्या? और यह है वो यह है कि भारत में महिलाओं की नौकरियों की गुणवत्ता पुरुषों की तुलना में बहुत कम है। शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए नियमित वेतनभोगी रोजगार की हिस्सेदारी घट रही है। एक और चुनौती, तीसरा क्या है, भारतीय राज्यों में महिला श्रम बल की भागीदारी में महत्वपूर्ण भिन्नता है। प्रति व्यक्ति आय के साथ संबंध पूरी तरह से यू आकार के पैटर्न के अनुरूप नहीं है। यानी जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़े वैसे वैसे भागीदारी बढ़े, तो नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि होता उसका उल्टा है। मैं अपने गांव का उदाहरण बताऊं। मेरे गांव में पहले, जब मैं बताता हूं कि जो संपन्न वर्ग थे उनके यहाँ महिलाएं काम नहीं करती थी, जो कमज़ोर वर्ग थे उनके यहाँ पुरुष महिला दोनों काम करती थी, और ज़्यादातर वही काम करती थी जो लेबर का। लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ, जो पुरुष वर्ग था कमज़ोर वर्ग का, वो बाहर निकला, कमाई बढ़ी, कमाने लगा, तो वो आके पहला क्या किया, महिलाओं की जो भागीदारी थी वो कम होने लगी। ठीक है, तो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि जैसे देखिए, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा जैसे अधिक औद्योगिक राज्यों में प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के बावजूद महिला लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो कम होता है। क्यों? क्योंकि फिर महिलाओं को, जो ज़्यादातर अनस्किल काम कर रही थी, कम उत्पादक कार्य कर रही थी, तो ऐसे में महिलाओं की भागीदारी घटने लगती है। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि महिलाओं को बेहतर जो रोजगार है, जैसे वाइट कॉलर जॉब या हाई पेड जॉब, इसमें उनकी हिस्सेदारी बढ़े। इसके लिए ज़रूरी है कि महिलाओं को बेहतर स्किल मिले, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। अच्छी बात यह है जो इस रिपोर्ट में कही गई है, वह यह है, जैसे आवश्यकता क्या है वो तो ठीक है, वह यह है, ये में बताते हैं कि विश्व बैंक के प्रमुख ने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि भारत में महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा में बहुत अधिक निवेश हुआ है। सरकारें बहुत निवेश कर रही हैं। अभी जैसे स्टेम योजना, साइंस, टेक, इंजीनियरिंग एंड मैथ में महिलाओं को शामिल करने के लिए बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं। जो विश्वविद्यालय शिक्षा है, जैसे ये कहते हैं कि भारत में वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया, आज विश्वविद्यालयों में लड़कों की तुलना में लड़कियां अधिक हैं। यानी शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें लड़कियां दिखाई दे रही हैं, और ये बहुत बेहतर है। सरकारें इस दिशा में काम भी कर रही हैं। अब आवश्यकता क्या है, इन महत्वपूर्ण दिमागों को, इनके स्किल को बेहतर रोजगार के साथ जोड़ना है। तभी हम अपने जो डेमोग्राफिक डिविडेंड, प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि आज हम सबसे युवा देश हैं। ठीक है, हम सबसे युवा हैं, मान लिया चलो 70% 15 से 60 वर्ष वर्ग के हैं, लेकिन उसमें रोजगार में कितना है, आधा महिला हो गई। तो आधा महिला का तो 25% ही महिला उसमें रोजगार में, 75% महिला तो काम ही नहीं कर रही है। तो बहुत बड़ा वर्ग उससे रोजगार से बाहर है। ये बताते हैं कि यह जो है ना, अब समय आ गया है कि अर्थव्यवस्था को उच्च आय वाला देश बनाने के लिए उनके कौशल और उनकी दिमागी शक्ति का उपयोग किया जाए। यानी महिलाओं को अर्थव्यवस्था के उन गुणवत्तापूर्ण क्षेत्रों में शामिल किया जाए, उनको क्या कर सकते हैं, प्रेरित किया जाए। तभी भारत जो है 8% का विकास दर हासिल कर सकता है। और इसमें कोई बहुत वो नहीं है, समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे जो एजुकेशन की स्थिति महिलाओं की बता रही है, टेक्निकल क्षेत्र की बता रही है कि बेहतर स्थिति हो रही है।
कई महिलाओं ने पहले जो परंपरागत क्षेत्र जैसे नर्सिंग, स्कूलिंग और मेडिकल छोड़ के अब इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में वो महिलाएं आ रही हैं। ठीक है, अभी चंद्रयान में देखा कि बहुत सारे महिलाओं की भागीदारी थी। तो कहीं ना कहीं इन सारी क्षेत्रों में महिलाओं का आना उन्हें गुणवत्तापूर्ण रोजगार की तरफ ले जाएगा और उस सब कुछ होगा। तो हम निश्चित रूप से हम आशावादी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि भारत 2047 तक विकसित राज्य, विकसित देश बन जाएगा, अपने महिलाओं को सम रोजगार में बराबर भागीदारी लाते हुए उन्हें बेहतर गुणवत्तापूर्ण वेतन और सुविधाएं मुहैया कराते हुए। ठीक है, चलिए आज यहीं तक, नमस्कार।